हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो आज के चैप्टर में हम मेथड्स पढ़ेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किन किन मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि हम एक छोटा मीनिंग देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, सोर्सेज कि कहाँ से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं इस रिडम्पशन के लिए, कुछ सेबी की गाइडलाइंस हम देखेंगे। इसके अलावा मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम रिडम्पशन कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली एक मेथड लम्प सम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, ये हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कि आखिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि आप जो भी डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं पैसा अरेंज करने के लिए, उन लोगों को वापस उनका पैसा लौटा रहे हो। तो बेसिकली जिनसे आपने पैसा लिया है आप उन्हें उनका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एक लायबिलिटी, अपनी एक दायित्व जो है उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। ठीक है, आप उनको उनकी ड्यू अमाउंट जो है डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न कर रहे हो। सो जितनी भी डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने की, रिडीम करने की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर चीज़ प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हो या प्रोस्पेक्टस हो, दोनों में ही कैसे आप रिडीम करोगे, क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी, प्रीमियम पे आप रिडीम करने वाले हो, एट पार करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, हर चीज़ वहाँ पे पहले से ही मेंशन होती है। सो आगे बढ़ रहे हम, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है बेसिकली आप कहाँ से पैसे के अरेंजमेंट करने वाले हो। ये जो आप रिडम्पशन पे पैसा डिबेंचर होल्डर्स को वापस लौटाओगे, तो ये पैसा आपको कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा। तो वो सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से आप ये पैसा अरेंज कर सकते हो। सो 3 सोर्स हो सकते हैं आपके। या तो आप बिल्कुल फ्रेश इशू करो, आप नए शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, उनसे जो पैसा अरेंज होता है उस पैसे का इस्तेमाल आप इन डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कर सकते हो, और इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन आप आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है आप अपने प्रॉफिट्स को हाथ नहीं लगाते, अपने प्रॉफिट्स में से कोई भी पैसा रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं करते, अलग से नहीं उठा के रखते हो, और कोई भी आपकी प्रॉफिट जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 है कंपनीज एक्ट का, जिसमें सेबी की गाइडेंस है जो कहती हैं कि आपको एटलीस्ट 25% जिन डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है उनका एटलीस्ट 25% आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू किए थे, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड जो थी आपकी, उसका एटलीस्ट 25% आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा रिडम्पशन सिर्फ प्योरली आउट ऑफ कैपिटल करो। तो आप पूरी तरीके से कैपिटल से नहीं कर सकते, क्योंकि 25% आपको एटलीस्ट उसमें से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। बट आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को हाथ नहीं लगा रहे हो उस रिडम्पशन के लिए। देन थर्ड जो हमारा तरीका होता है, जो कह सकते हो कि हम ये थर्ड वे, फर्स्ट फ्रेश इशू वाला और ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला ही हम कुछ करने वाले हैं, कुछ मिला जुला ही रहेगा हमारा पूरे चैप्टर के अंदर। थर्ड होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब 100% अमाउंट डिबेंचर्स की आप यूज़ जो रिडीम करने के लिए जो यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी आप प्रॉफिट्स में से निकाल रहे हो। सो प्रॉफिट्स में से, या हम जिसको हम बोल सकते हैं सरप्लस अकाउंट जो हमारा होता है, उसमें से हम 100% अमाउंट जितनी भी हमें डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए उसे हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाता है, क्योंकि अब आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के यहाँ इस दूसरे पर्पस के लिए रखा है, तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा जो आपको डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और लेकिन इससे आपके जो लिक्विड रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के, वो इतने अफेक्ट नहीं होंगे। सो ये 3 तरीके हैं जिससे आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। या तो आप नए शेयर इशू करो, या नए डिबेंचर इशू करो, या आप अपने कैपिटल में से पैसा अरेंज करो। हाँ, आपको 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ज़रूर डालना पड़ेगा प्रॉफिट्स में से, या आप 100% अमाउंट सरप्लस अकाउंट से अरेंज करो या प्रॉफिट्स में से निकालो। ठीक है, अब हम कुछ सेबी की गाइडलाइन भी देख लेते हैं कि सेबी की गाइडलाइन क्या कहती हैं। तो फर्स्ट, DRR बनाना ऑब्लिगेटरी है, बट सिर्फ उन डिबेंचर्स के लिए जो नॉन कन्वर्टेबल हैं या
उन डिबेंचर्स जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनके नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए। सो इनके लिए डीआरआर बनाना ऑब्लिगेटरी है, मतलब इनको बनाना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज, डीआरआर बनाना ऑब्लिगेटरी है एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिबेंचर्स इशूड। टोटल जितने भी आपने अमाउंट के डिबेंचर्स इशू कर रखे थे उसका 25% आपको डीआरआर में ज़रूर डालना पड़ेगा सरप्लस अकाउंट में से। ओके, रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले। नाउ सरप्लस अकाउंट में से या किसी और अकाउंट में से, बट आपको डालना पड़ेगा डीआरआर में। देन डीआरआर अकाउंट जो है वो आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से। सो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से अमाउंट ले सकते हो डीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। नाउ ये जो डीआरआर है इसको हम कहाँ शो करते हैं? तो डीआरआर को हम बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। सो और इसको हम क्लोज करते हैं जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करके। तो एंट्री बनती है इसकी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जब हम सरप्लस से पैसा डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं तो जनरल एंट्री हमारी होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और जब हम डीआरआर अकाउंट को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम करते हैं डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसका पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो एक और कंडीशन है, 15% आपको इन्वेस्ट करना होता है अपना डिबेंचर्स का जो मैच्योर हो रहे हैं। नाउ एक चीज़ मैं पहले कर दूं कि जो 25% आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हो, ये 25% होता है टोटल अमाउंट जितने की आपने डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए थे उसका 25% होता है। और यहाँ ये जो 15% की बात हो रही है, ये 15% की बात हो रही है जितने डिबेंचर्स आपके मैच्योर होने वाले हैं, यानी जिनको आप रिडीम करने वाले हो, सिर्फ उतने ही अमाउंट का 15% आपको हर बार 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट करना होता है। ये आपका रूल है 18 सबसेक्शन 7C ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ओके, सो जो भी कंपनी डीआरआर क्रिएट कर रही है उसे हर साल की 30th डे ऑफ अप्रैल से पहले कुछ पैसा जो कि है 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग या टू बी रिडीम्ड, उसे जो है इन्वेस्ट करना होता है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। दैट्स इट। तो आपका जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ईयर, 31 मार्च तक जाता है, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आप ये 15% अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर दोगे। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अगर 1000 के डिबेंचर्स इशू कर रखे तो आप 500 को रिडीम वाले हो। सो ये जो 25% है आपका जो आपको डीआरआर में डालना है, ये टोटल अमाउंट का डालना है, और 15% जो है जितने आप रिडीम करने वाले हो उसके बराबर आपको इन्वेस्ट करना है। नाउ ये जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये आप सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के रीपेमेंट के लिए यूज़ करोगे। सो जैसे नॉर्मल होता है, जैसे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ इनकम, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ भी सेम है, आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, आपको कुछ रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आप उस इंटरेस्ट को भी दोबारा से इन्वेस्ट कर दोगे, फिर आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से करते करते जब लास्ट ईयर, तो अगर आपने मान लीजिए 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू कर रखे, तो 5वें साल तक जितना भी पैसा आपका टोटल इन्वेस्टेड होगा उस इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर दोगे, उस पूरे पैसे को आप डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज करोगे, और जितना भी हमें रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए होता है उतना पैसा हमें उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके मिल जाता है। ओके, सो ये इसका फंडा है। नाउ अब हम सीधा आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। सो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 4 मेथड्स हैं। लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, इट मीन्स कि आपने एक फिक्स पीरियड के बाद एक साथ लम सम में जो है सारा का सारा पेमेंट आपने डिबेंचर्स का कर दिया। सेकंड है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट आप ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन का जो है रिटर्न कर रहे हो पैसा, डिबेंचर्स का पैसा। नाउ देन आप कर सकते हो कि आप इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट में परचेज कर सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं। आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद
आप एक साथ सारे जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू कर रखे थे या जो भी आपने रिडीम करने के लिए रखे हैं उनका पैसा एक साथ आप वापस लौटा देते हो, रीपे कर देते हो। अब ये जो फिक्स पीरियड है ये कुछ भी हो सकता है, ये या तो जितने सालों के लिए आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे थे वो हो सकता है, या फिर आपकी जो कंपनी है उसके, हम कह सकते हैं कि एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी की मर्जी से कुछ टाइम पहले भी वो पीरियड हो सकता है। सो ये जो पीरियड की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए आपने 10 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10 ईयर्स उनकी मेच्योरिटी डेट है, सो मेच्योरिटी पीरियड है, सो 10 साल के बाद वो मेच्योर हो जाएंगे, आप उनको रिडीम कर दोगे, एक साथ पूरा का पूरा पैसा लौटा दोगे, या फिर अगर कंपनी चाहे तो वो 10 साल से पहले भी पूरा का पूरा पैसा एक साथ लौटा सकती है। तो इसका मतलब ये है। नाउ लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ जो फिक्स पीरियड होती है, तो इसमें हम क्या करना है, ये तो चीज़ है कि हम सारा पैसा एक साथ लौटाएंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर होने वाली शर्त है वो आपको पूरी करनी होती है। और जैसे कि हमने देखा कि आप प्रॉफिट्स में से ये पैसा निकाल के डीआरआर अकाउंट में डालते हो, और इस पैसे का यूटिलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन के लिए किया जाता है। आप प्रॉफिट्स में से अगर पैसा निकालते हो तो जो प्रॉफिट आपको डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कम हो जाता है, लेकिन फर्म की के ऊपर जो है कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, बस वो प्रॉफिट आपने अलग से निकाल लिया और उसको रिडम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो। और जब आपके डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं तो हम जो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है इसे हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करके इसे हम क्लोज कर देते हैं इस अकाउंट को। ओके, सो कुछ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम। जो जनरल एंट्रीज आपकी बनती हैं जब आप लंप सम में पेमेंट करते हो, तो सबसे पहला एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ओके, सबसे पहले हमें करनी होती है 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। जितने डिबेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू के 15% के इक्वल आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है हर साल 30 अप्रैल से पहले। तो 30 अप्रैल से पहले आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो पैसा जाएगा। सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जब आप करोगे, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को जब बेचोगे बाद में, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, तो इस इन्वेस्टमेंट को जब आप बेचोगे पैसा आपके पास आएगा, तो हम सिर्फ इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। सेकंड चीज आती है आपकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमें बनाना है। तो सरप्लस अकाउंट से हम 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशूड, टोटल जो आपका फेस वैल्यू है डिबेंचर्स का, उसका 25% हम सरप्लस अकाउंट से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जनरल एंट्रीज बनेगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ रिडम्पशन के टाइम पे जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे जो एंट्रीज पड़ी थी वही 2 एंट्री है। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स का पैसा हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नाउ जब सारे डिबेंचर्स आपके रिडीम हो चुके हैं तो हम लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देन रिडम्पशन एंड देन क्लोजिंग ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ कुछ इलस्ट्रेशंस हम देख लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ये जनरल एंट्रीज बनानी है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जिसमें आपको बता रखा है कि सरस्वती लिमिटेड है जिसने 10,000 डिबेंचर्स इशू की है। 6% के डिबेंचर्स हैं 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ऑन 1 अप्रैल 2010 रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2015 को आप रिडीम कर दोगे। तो 5 ईयर्स के लिए थे ये। इशू आपका सब्सक्राइब्ड है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च 2015 को। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो 15% इन्वेस्टमेंट भी करेंगे 30 अप्रैल को 2014। ओके, सो इन्वेस्टमेंट्स वर एनकैश्ड एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। सो हम यहाँ पे जो ईयर कंसिडर कर रहे हैं वो ईयर है आपका, एक तो हमें 2010 के अंदर इशू दिखाना है, इसके अलावा जो ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं वो 2014-15 है। सो 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक का ईयर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो इशू की एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल है। 2010 को आप इशू कर रहे हो 1 अप्रैल, तो 2010 1 अप्रैल आपकी इशू की
बैंक अकाउंट डेबिट to 6% debentures application and allotment account. सो ये है आपका 10,000 डिबेंचर से 100 ईच के हो गए तो 10 लाख हो गए और 5% इसके साथ प्रीमियम है. सो टोटल बन गया आपका 10,50,000. नाउ हम इसको डिबेंचर रिडम्पशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट से अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर लेंगे जहां भी हमें इनको डालना है. सो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो 10,50,000 टोटल इसके पास है. हम इसमें से 10 लाख रुपए जो है हमारे वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है और बाकी की जो 50,000 रुपीज़ है वो हमारा प्रीमियम का अमाउंट है. तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन से. सो रिडम्पशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ईयर की हम पर्टिकुलर ईयर की हम बात कर रहे हैं जब हमें रिडीम करना है 31 मार्च 2015 को. इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 30 अप्रैल 2014 को. और वैसे भी इस ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए थी. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कितने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सभी के सभी डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है हमारे पास 10 लाख रुपए की. सो 10 लाख रुपए का 15% हम 30 अप्रैल 2014 को इन्वेस्ट कर देंगे. सो इन्वेस्टमेंट की एंट्री जैसे यहाँ पे देख रहे हो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो हमने 2014 अप्रैल 30 को ये एंट्री बना दी. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पैसा गया हमारे पास से कितना, 10 लाख का 15% आप इन्वेस्ट कर रहे हो. सो ये हो जाएगा आपका 1,50,000. ना हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है. अब हम इस इन्वेस्टमेंट को जब बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा. अब हम सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं. एक काम हम कर रहे हैं 31 मार्च 2015 को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर जो 25% ट्रांसफर करने की शर्त होती है उसे पूरा करेंगे. और आपके जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो भी 31 मार्च 2015 को ही हो रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 31 मार्च 2015 को ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेल करेंगे. सो जब आप सेल करेंगे इसको तो पैसा आपके पास आएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. $1,50,000 एट पार ही आपने सेल किया है. जितने का इन्वेस्टमेंट थी उतना ही पैसा आपने रिकवर किया. नाउ 31 मार्च को ही हम 25% डिबेंचर में ट्रांसफर करने वाले हैं. सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको मैं शॉर्ट में DRR अकाउंट लिखती हूँ. सो 25% आप ट्रांसफर करोगे. 10 लाख का 25% होता है 2,50,000. 10 लाख का इसलिए लेंगे हम क्योंकि हम टोटल जितने भी अमाउंट्स के आपने डिबेंचर इशू कर रखे थे वो टोटल का आप 25% लेते हो. ओके, सो सरप्लस से हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. पैसा हमारा सारा अरेंज हो चुका है. अब हमें सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करना है. सो हम डिबेंचर को रिडीम करने की एंट्री डालेंगे. 2 एंट्री है आपकी. सबसे पहले आप डिबेंचर अकाउंट में जो पैसा था उसे आप डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो. कितना था हमारे पास डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट, 10 लाख रुपीज़. और रिडीम जो आप कर रहे हो वो एट पार ही रिडीम कर रहे हो तो सिर्फ 10 लाख ही जाएंगे यहाँ पे. अगर प्रीमियम कर रहे होते तो यहाँ पे हम प्रीमियम भी डालते, पर आप एट पार इनको रिडीम कर रहे हो. देन डिबेंचर होल्डर्स को हम पे कर देंगे जितना भी उनके अकाउंट में पैसा है. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, तो ऑब्वियसली बात है हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया 10 लाख रुपीज़ से. नाउ सारा काम हो चुका है, रिडीम हो चुके हैं हमारे डिबेंचर्स. अब हमें सिर्फ एक काम करना है, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है इसको हमें बंद करना है. डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट को हम बंद करते हैं इसे जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके.
2,50,000, तो ये हो गया हमारा अकाउंट बंद। तो इस तरीके से आप जब आप लमसम के अंदर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो ये हमारी ट्रीटमेंट रहेगी कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना है लास्ट डेट के ऊपर। 25% आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना है, सारा पैसा अरेंज हो चुका है, अब हमें सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करना है ना। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, सेकंड इलस्ट्रेशन। सो ट्यूलिप लिमिटेड है जिसने 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे हैं, 9% के डिबेंचर्स हैं वो, और 100 ईच है। 1 अप्रैल 2011 को आपने इशू किया है और 6% प्रीमियम के साथ इशू किया है। रिडीम जब हो रहे हैं वो भी एट प्रीमियम ऑफ 10% पे हो रहे हैं। नाउ इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने ये चीज़ करी थी कि जब आप प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो आपके लिए लॉस होता है, कैपिटल लॉस, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। Now assume that the required investment was made in 10% government securities on April 30 of financial year in which the redemption is due। मतलब जिस भी ईयर में आप उस रिडम्पशन को करने वाले हो उसमें आपने ये 15% इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी थी। डिबेंचर्स फॉर रिडीम ऑन द ड्यू डेट। ओके, सो आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और 25% हमारे ARR में तो हमें डालना ही डालना है, उसमें कोई भी छूट नहीं है किसी भी तरीके की। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इशू से स्टार्ट करते हैं। तो हम 2011 में 1 अप्रैल को इशू कर रहे हैं। सो 2011 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स। ओके, तो कितना पैसा आया हमारे पास? 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 6% इसके ऊपर प्रीमियम था। सो 4 लाख और प्लस 6% प्रीमियम हो गया 24,000, तो ये हो गया आपका 4,24,000 रुपीज। ऑलराइट, नाउ इस एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा आया है अभी हम इसे ट्रांसफर करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में। सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया था, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, ये आप रिडीम भी प्रीमियम पे करने वाले हो तो आपको इश्यूज के टाइम पे ही पता चल जाता है, क्योंकि आप जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उसमें पहले से लिखा होता है कि आप कैसे रिडीम करने वाले हो। सो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ये हमारे लिए लॉस है। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ ये लायबिलिटी भी है, सो हम इसे यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर के अकाउंट भी ट्रांसफर करेंगे, सो इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे वहाँ पे। नाउ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास है 4,24,000, जिसमें से 4 लाख तो आपके नॉमिनल वैल्यू है, 4,000 आपका प्रीमियम है, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। और ये है आपका 10%। सो 4 लाख किसका 10%? हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे किया था, फेस वैल्यू का 10%। सो 4 लाख का 10% ये हो गया 40,000। सो इतना ही आपका लॉस और इतना ही ये ही आपका प्रीमियम और रिडम्पशन है, सिर्फ यही लॉस है। कोई डिस्काउंट पे अगर आप इशू कर रहे होते तो वो भी आपका लॉस होता। नाउ इशू की एंट्री हमारी हो चुकी है। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको 30 अप्रैल को करनी है। ओके, सो कौन से ईयर में कर रहे हैं हम? – 2015 में। ओके, सो अप्रैल 2014 टू मार्च 2015। सो 2014 के 30 अप्रैल। ओके, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमारी वही रहेगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितने भी आप रिडीम करने वाले हो उसका 15%। यहाँ हम टोटल डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, सभी डिबेंचर्स को, तो इसका 15% ये हो जाएगा 60 ये हमने इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद सीधा मार्च 31 2014 जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। ओके, नाउ एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जो अमाउंट है आपने इन्वेस्ट किस में की है? 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। तो ये जो 10% है
ये इंटरेस्ट रेट है, यानी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ होगा, तो इंटरेस्ट आपने अर्न, पैसा आपके पास आएगा। सो आपके पास दो अमाउंट आएंगी यहाँ पे, फर्स्ट इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने की, सेकंड उस पर जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है। सो पैसा हम रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो कितने की इन्वेस्टमेंट थी हमारी? 60,000 की, तो ये 60,000 आ गए। इसके ऊपर हमें 10% पर एनम इंटरेस्ट अर्न किया है हमने, और इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रैल 30 अप्रैल को हमने इन्वेस्ट किया था। सो अप्रैल तो चला गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो 2 इंटरेस्ट का पैसा भी हमें मिलेगा, इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट 60,000 के ऊपर 10% 11 मंथ्स का 5,500 रुपीज़ हो जाएंगे आपके। सो टोटल पैसा जो आपको रिसीव हुआ है ये इन्वेस्टमेंट के, वो है 65,500 रुपीज़। नाउ 31 मार्च को ही हम DRR में ट्रांसफ़र करेंगे पैसा। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट, कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 25% ऑफ टोटल अमाउंट, जो भी टोटल फेस वैल्यू है आपके डिबेंचर्स की, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो 25% ऑफ 4 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख। पैसा सारा अरेंज हो चुका है, अब हमें सिर्फ रिडीम करना है। तो रिडीम करते टाइम हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट में से पैसा, मतलब जो पैसा आपको डिबेंचर होल्डर को लौटाना है वो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। सो एक तो आपके डिबेंचर्स की फेस वैल्यू जो कि थी 4 लाख रुपीज़, जितने के आपने इशू किए थे वो आप लौटाओगे। दूसरा, हम रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, सो यहाँ पे प्रीमियम ऑन, ये पैसा भी डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा। कितना प्रीमियम था? 40,000 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट जो आपको उनको पे करनी है वो है 4,40,000। हम पेमेंट कर देंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया 4,40,000। और अब एक लास्ट काम करना है हमें, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है हमें, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हमें क्लोज भी करना है। इसे हम करते हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके। जनरल रिजर्व अकाउंट कितने का हमने बनाया था? 1 लाख रुपीज़ का। सो इसे हमने कर दिया क्लोज। सो ये हो गया, हम जब लमसम में डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं और उन्हें हमने प्रीमियम पे रिडीम करना है और प्रीमियम पे ही हमने इशू किया, तो किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि मोना लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर्स, 9% के डिबेंचर हैं, 100 ईच के, आपने जो है उनको इशू किया था, ऑफ विच हाफ द अमाउंट इज ड्यू फॉर रिडम्पशन। तो आप पूरे के पूरे रिडीम नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप 25% DRR में डालोगे तो वो टोटल फेस वैल्यू का आएगा आपका, और जो 50% की आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये सिर्फ उन डिबेंचर्स का होता है जिनको आप रिडीम करने वाले हो, सिर्फ उनकी फेस वैल्यू का। नाउ रिडम्पशन हो रही है आपकी 31 मार्च 2015 को, और ये डिसाइड किया गया कि रिक्वायर्ड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है। कंपनी हैज़ इन इट्स डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ए बैलेंस ऑफ 4,40,000। तो ऑलरेडी आपके DRR अकाउंट के अंदर 4,40,000 रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है आपको। ओके, नाउ इशू करने की एंट्री तो आई गेस आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, हम सीधा रिडम्पशन से स्टार्ट कर रहे हैं। रिडम्पशन आपकी हो रही है मार्च 31, 2015, यानी ईयर है आपका अप्रैल 2014 टू मार्च 2015। सो अप्रैल 30 अप्रैल से पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, डेट नहीं है तो इट मीन्स हमने 30 अप्रैल को अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट हमें करनी है 15%। एंट्री बना लेते हैं हम, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, अब अमाउंट कैलकुलेट करने की कितने की इन्वेस्टमेंट होगी। सो 20,000 आपके टोटल डिबेंचर्स हैं और
100 रुपीज़ ईच है, तो आपकी जो टोटल अमाउंट फेस वैल्यू की वो है इतनी 20 लाख रुपीज़। लेकिन आप इसका सिर्फ हाफ ही रिडीम कर रहे हो, सो इसका हाफ हो जाता है 10 लाख, यानी सिर्फ 10 लाख का 15% आप इन्वेस्ट करने वाले हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो 15% ये हो जाएगा 1,50,000। नाउ इन्वेस्ट कर दिया, अब आ गई डेट 31 मार्च 2015। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की रेट आपको दे नहीं रखी है, तो कोई इंटरेस्ट हम यहाँ रिसीव नहीं कर रहे। सो 2015 31 मार्च को सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रिकवर कर लिया। अदरवाइज कुछ और बोल नहीं रखा है, तो इसका मतलब हमें पूरी अमाउंट ही मिल गई है, ठीक है, सारी की सारी। नाउ डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। अब 25% ऑफ द फेस वैल्यू करनी है हमें, टोटल जो आपकी डिबेंचर्स थे उस इसका 20%। नाउ इसका 25% होता है आपका 5 लाख रुपीज। ओके, सो डिबेंचर इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में मुझे 5 लाख रुपए का बैलेंस चाहिए था। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में मेरे पास ऑलरेडी 4,40,000 का बैलेंस अवेलेबल है। सो अब जो मुझे पैसा मुझे टोटल इस वक्त मुझे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 5 लाख इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए 4,40,000 ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जो और मुझे पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना है वो है सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज, ना कि 5 लाख, क्योंकि इस रिडम्पशन के लिए हमें सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत थी। 4,40,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, सो मुझे सिर्फ 60,000 रुपए डालने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो हम डाल देंगे, सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा हम उसमें डालेंगे। ये 60,000 जैसे ही मैंने मेरे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए, अब मेरे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का टोटल बैलेंस हो गया है 5 लाख, जितने की मुझे जरूरत थी। नाउ अब हमें सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो रिडीम करने की एंट्री आपको अच्छे से पता है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बाकी आप जो भी आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है उसको आप जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, और जनरल रिजर्व के अंदर जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो होगा आपका 5 लाख, क्योंकि हमारे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इस वक्त 5 लाख रुपए हैं। 60,000 जो मैंने अभी ट्रांसफर किए हैं और 4,40,000 जो पहले से उसके अंदर मौजूद थे। नाउ एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड हैड इशूड 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं, 9% के डिबेंचर्स हैं, जो रिडीम करने हैं आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी 100% आउट ऑफ प्रॉफिट्स आपको रिडीम करना है इन्हें 1 अक्टूबर 2015 को एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, सो कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है ऑलरेडी उसके पास, जिसमें 4,14,000 ऑलरेडी हैं। ओके, सरप्लस अकाउंट से जो ट्रांसफर करना है वो अब हमें पूरा नहीं करना है, क्यों हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि 4,14,000 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, तो हम इन्वेस्ट भी कर देंगे, ठीक है। डेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट हम ध्यान में रखेंगे। अप्रैल से लेके मार्च तक का हमारा ईयर होता है। 30 अप्रैल को हमें इन्वेस्ट करना होता है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की डेट है। 31 मार्च नॉर्मली यूजुअली हमारी क्या होती है, रिडम्पशन की डेट होती है, पर इस वक्त इस केस में हमारी रिडम्पशन की डेट है 1 अक्टूबर 2015। सो यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ 2015 है, अगर हम यहाँ पे 2015 और 16 वाला ईयर लेके चल रहे हैं, सो यहाँ आके हमारी रिडम्पशन हो रही है। ऑलराइट, ये 15
16 का ईयर है। ओके, क्योंकि हमारी 1 अक्टूबर 2015 को रिडम्पशन हो, तो ये 15-16 का ही ईयर रहा होगा, यहाँ हमारी रिडम्पशन होगी। और क्योंकि ये अक्टूबर में रिडम्पशन है, तो इससे पहले जिस साल, ध्यान रखना वो लाइन याद रखना, जिस साल आप रिडम्पशन करते हो उस साल की 30 अप्रैल से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस साल आप रिडीम कर रहे हो, रिडीम हम कर रहे हैं 2015 में, अक्टूबर 2015, इट मीन्स ये वाला साल है, अकाउंटिंग ईयर, राइट। सो 2015 के अक्टूबर में आप रिडीम कर रहे हो, तो इस अक्टूबर से पहले इस वाले साल का अप्रैल 30 2015, इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं, हम हमेशा मार्च में ट्रांसफर करते हैं। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर आप 31 मार्च को ट्रांसफर करते हो अमाउंट। नाउ अगर आपने गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर अक्टूबर 2015 को आप रिडम्पशन कर रहे हो, इस ईयर में 31 मार्च इस रिडम्पशन के बाद आएगी, तब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब आपको इससे पहले वाले 31 मार्च को ही डीआरआर में ट्रांसफर करने हैं। वो कब आएगा? पीक इन्वेस्टमेंट से पहले। सो डेट्स यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। डीआरआर में हम ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च को, रिडम्पशन से पहले। ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते हैं हम जिस साल हम रिडम्पशन कर रहे हैं उस साल के 30 अप्रैल से पहले, ठीक है, या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले। ओके, रिडीम करें हम अक्टूबर 2015 को, इससे पहले का 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2015। और क्योंकि अक्टूबर 2015 को हम रिडीम कर रहे हैं, तो इससे पहली वाली मार्च को आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना है। नॉर्मली होता क्या है, पहले हम इन्वेस्ट करते हैं फिर हम डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आप 31 मार्च को ही रिडीम करने वाले होते हो, तो 31 मार्च को ही हम यहाँ पे डीआरआर में ट्रांसफर कर देते। बट अब हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है डेट्स का, तो अब इससे पहले वाला मार्च जो है वो अब यहाँ पे ही आएगा, 31 मार्च 2015। सो पहले हम डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम उनको रिडीम कर देंगे। ओके, सो सरप्लस अकाउंट में देख लेते हैं हमें कितना ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो 25% टोटल, इसका 25% आपको बनाना पड़ेगा। सो इसका 25% हो जाएगा आपका इतना, अच्छा 25% नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है 100% आपको सरप्लस अकाउंट से ही लेना है। ओके, सो 100% सरप्लस अकाउंट से ले लेंगे। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट का 2015 31 मार्च टू डीआरआर अकाउंट। ओके, सो 100% का मतलब है 10 लाख रुपीज, बट 4,14,000 तो ऑलरेडी मेरे पास डीआरआर में है, तो 10 लाख रुपीज मैं ट्रांसफर करके क्या करूंगी? जितना पैसा मुझे चाहिए उतना ही ट्रांसफर करना चाहिए। 4,14,000 4,14,000 तो ऑलरेडी है, तो बाकी का बैलेंस है बस वो और डाल देते हैं, टोटल अपने आप 10 लाख हो जाएगा। बाकी का बैलेंस आपका अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये हो जाएगा 5,80,000। इतना मैंने और सरप्लस में से निकाल के ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो ट्रांसफर हो चुका है। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ, इन्वेस्टमेंट हमें करनी है 30 अप्रैल 2015 को। सो 2015 अप्रैल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो 15% हमें इन्वेस्ट करना है, उसकी रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर उसका 15%, टोटल डिबेंचर रिडीम करें तो 10 लाख का 15% हो जाता है आपका 1,50,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, ना 1 अक्टूबर को हम रिडीम कर रहे हैं, तो इस दिन हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। हम रिडीम करते हैं उसी दिन हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। ना अक्टूबर 1, सो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000।
ओके, नाउ रिडम्पशन की जो एंट्री है वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि आप प्रीमियम विद प्रीमियम रिडम्पशन कर रहे हो, यानी जो हमारी एंट्री बनती है डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, वहाँ पे आ जाएगा 9% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ 9% डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जो कि है 10 लाख, प्रीमियम 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 1000। सो टोटल जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगी वो जाएगी 10,50,000, और इतनी ही अमाउंट आप इनको पे कर दोगे। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, डेट्स को हमें कैसे ध्यान रखना है। बिल्कुल गौर से सुनना जो मैं कह रही हूँ। जिस साल आप रिडम्पशन करने वाले हो उस साल के 30 अप्रैल या उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हर साल 31 मार्च को आप डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। रिडम्पशन वाले दिन आपको इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना है। जनरली 31 मार्च ही आपका रिडम्पशन की डेट होती है। अगर 31 मार्च ही रिडम्पशन की डेट है तो हम 31 मार्च को ही डीआरआर में भी ट्रांसफर कर देते हैं और हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल भी करते हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि जिस साल हम रिडीम कर रहे हैं उसी साल 30 अप्रैल या उससे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं। इस केस में इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है 15 में। सो बाय रूल इससे इस साल के अप्रैल को 30 अप्रैल को हमें इन्वेस्ट करना है। 31 मार्च में हम डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद वाले 31 मार्च का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप यहाँ रिडीम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले वाले 31 मार्च में ही हम डीआरआर में डालेंगे। वो आपका इन्वेस्टमेंट से पहले आएगा। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो उसी दिन आप इन्वेस्टमेंट को सेल भी करते हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो ये दोनों आपकी अक्टूबर में होंगी। तो डेट्स को हमें ध्यान रखना है कि हम कब रिडीम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट पहले हो रही है या डीआरआर में पहले ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है। ना एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये फाइनल इलस्ट्रेशन है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें आपको बता रहा है कि जो पूनम लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ओके, सो एक इलस्ट्रेशन और है इसके बाद, चलो वो भी देखेंगे। सो पूनम लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, हैज़ ए बैलेंस, अच्छा इसकी सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपके पास 55 लाख रुपीज़ है सरप्लस अकाउंट में। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ए डिविडेंड इट डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 50 लाख 8% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी 100% आपको प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है। तो इस अकाउंट में से आपको पूरा का पूरा पैसा डालना पड़ेगा। ओके, द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट्स इन ए बैंक ऑन द 30th अप्रैल। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ इन्वेस्ट किया है आपने? फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, जिसके ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। टैक्स वॉज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अर्नड एट द रेट 10% बाय द बैंक। क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू है 50 लाख रुपीज। ओके, इसे आप रिडीम कर रहे हो 10% प्रीमियम के साथ, प्लस इसका 10% हो गया 5 लाख, टोटल हो गया 55 लाख। ये आप रिडीम कर रहे हो। ओके, कैसे कर रहे हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स 100% डीआरआर में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा डीआरआर में जाएगा। सरप्लस अकाउंट में कितना है? उतना ही है जितना हमें डीआरआर में डालना है। पूरा पैसा सरप्लस का डीआरआर में चला जाएगा। गुड। 15% की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 15% इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो किसकी? फेस वैल्यू उन डिबेंचर्स की जिसको आप रिडीम करने वाले, जो कि है 50 लाख रुपीज फेस वैल्यू। नाउ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट रिसीव होगा, लेकिन टीडीएस भी कटेगा। तो जब हम इस इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे उस टाइम पे हमें दो चीज़ें और करनी है, टीडीएस काटना है और इंटरेस्ट रिसीव करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च को आप रिडीम करने वाले हो, तो आप देखो, अब मैं 2015 मार्च 31 इस दिन आप करोगे रिडीम और इस दिन आप करोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस साल आप रिडीम करते हो उस साल के 30 अप्रैल को या उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो। कब आएगी इस साल की 30 अप्रैल? ये मार्च है तो अप्रैल इससे पहले आएगी। इन्वेस्ट और डीआरआर में ट्रांसफर आप हमेशा 31 मार्च को ही करते हो, सो इसी दिन आप कर लोगे डीआरआर ट्रांसफर। हो गया। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें करना है इन्वेस्टमेंट। पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट का है, हमें इन्वेस्ट करना है
2014 30th April 15%, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख का 15% 7,50,000 हमने कर दिया इन्वेस्ट 15% of the face value of debentures to be redeemed. Face value of debentures to be redeemed. अब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे. कब सेल करेंगे? जिस दिन आप रिडीम करोगे 31 मार्च. तो 2015 मार्च 31 पैसा आएगा. इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेची है, सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके, नाउ टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा. ये डेबिट क्यों किया और ये क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये इनकम है, इंटरेस्ट अर्न. और अगर आप नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो तो क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स. नाउ टीडीएस आपका कटा है, लॉस है आपका, तो ये हो गया आपका डेबिट. दूसरी चीज़, क्योंकि ये डेबिट होगा तभी आपका बैंक अकाउंट में कम पैसा आएगा. ओके, सो नाउ आपने इन्वेस्टमेंट बेची. इन्वेस्टमेंट आपकी थी 7,50,000 की. इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है 8% पर एनम, और वो भी 30th अप्रैल से हमें काउंट करना है. सो काउंट कर लेते हैं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. 7,50,000, इसका 8% और वो भी 11 मंथ्स, 55,000 रुपीज़. ये हो गया इंटरेस्ट. और इस इंटरेस्ट के ऊपर अब टीडीएस भी कटेगा. इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा आपका 10%. तो 10% हो गया 55,000 का 5,500 रुपीज़. तो यानी टोटल पैसा आपको ये टीडीएस काट के जो मिलेगा, इन दोनों का प्लस माइनस टीडीएस मिलेगा. ओके, 7,50,000 प्लस 55,000 माइनस 5,500, 7,09,500 रुपीज़. इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है इस इन्वेस्टमेंट से. ओके, नाउ डीआरआर में ट्रांसफ़र करते हैं. तो डीआरआर वाला तो बिल्कुल ईजी है, सरप्लस अकाउंट से 31 मार्च को ही ट्रांसफ़र करना है. सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर. कितना पैसा डालना है हमें डीआरआर के अंदर? टोटल 55. इतना ही डालना है, कम डालना है? ओके, प्रीमियम का पैसा तो आप वहाँ से रिसीव कर लोगे. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इशू के टाइम पे हमने डाला होगा. ओके, सो डीआरआर में जाएगा आपका 50 लाख. फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जाएगी. फेस, ये मिस्टेक होगी, प्रीमियम नहीं जाता है डीआरआर में, फेस वैल्यू जाती है. फेस वैल्यू है आपकी 50 लाख, तो हम डाल देंगे 50 लाख. हो गया. नाउ अब बस रिडीम करना है डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डीआरआर टू जनरल रिजर्व. सिंपल सोल्व केस. ओके, इसमें जो नया पॉइंट था वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस का था और इंटरेस्ट का था. अब हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं लमसम से रिलेटेड. कुसुम स्टील एक इंडस्ट्री लिमिटेड है जिसने 21,000 आपके डिबेंचर्स इशू करे हैं. 7.5% डिबेंचर्स 100 ईच के हैं और मार्च 31 2008 को रिडीम होने वाले हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 8%. ऑन जून 30 2015. ऑल राइट, तो मार्च को आपने इशू करा है और जून को ये आपके रिडीम हो रहे हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन द 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग विद मार्च 31 2013. तो आप डीआरआर में एक साथ नहीं डाल रहे, आप इंस्टॉलमेंट्स में डाल रहे हो और 2013 से वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है. ओके, नाउ रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. ऑल राइट. ओके, सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी है 15%, और जिस ईयर हम रिडीम करते हैं
उस ईयर के 30th अप्रैल पे। सो रिडीम आप कर रहे हो जून 2015, यानी ये साल है अप्रैल 2014 टू मार्च 2015। ओके, सो जून में कहीं रिडम्पशन हो रही है और यहां जून 2015 को रिडम्पशन हो रही है। सो 2015 पे ही 30th अप्रैल को जिस साल आप रिडीम कर रहे हो उसी साल आप इन्वेस्ट भी करोगे। सो अगर मैं 2015 की जून को रिडीम कर रही हूँ तो 2015 की ही अप्रैल को मैं इन्वेस्ट करूँगी। सो ये अप्रैल 2015 से मार्च 2016 वाला अकाउंटिंग ईयर है। ओके, और 31 मार्च को मैं DRR के अंदर ट्रांसफ़र करती हूँ। 2013 में से मैंने स्टार्ट किया है। सो यहाँ मार्च में यहाँ मार्च में DRR जाएगा, फिर 2014 को मार्च में DRR में जाएगा और 2013 को मार्च में DRR में जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले आप इशू की एंट्री डाल सकते हो। आप 31 मार्च 2008 को इशू कर रहे हो तो इशू की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप इशू कैसे कर रहे हो? ओके, पार इशू कर रहे हो आप। जब आप उसको बाइफरकेट करोगे यानी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, तो वहाँ प्रीमियम पे क्योंकि रिडीम करने वाले हो तो वहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और फिर नीचे प्रीमियम वाली जो एंट्री होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो एंट्री हो जाएगी। तो वो आपको अभी तक आ गई होगी। हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना रिडम्पशन से। ओके, सो 2013 को हमारा सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है रिडम्पशन का। जैसे कि यहाँ पे ये एक टाइमलाइन जो मैंने बनाया है इसमें आपने देखा 2013 के मार्च 31 में मैं सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मुझे DRR अकाउंट में डालनी है वो स्टार्ट करूंगी सरप्लस अकाउंट से। DRR अकाउंट में मुझे जो डालना होता है वो होता है आपका 25% ऑफ जो भी आपकी फेस वैल्यू होती है टोटल डिबेंचर्स की। ओके, सो यहाँ पे इस केस में मेरी जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो है 21 लाख रुपीस। ओके, नाउ इसका 25% अगर मैं बनाती हूँ तो वो बनता है 5,25,000 टोटल अमाउंट, इतना। सो इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए मुझे DRR अकाउंट में टोटल 5,25,000 रुपीज चाहिए। कैसे? मैं जो कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये डालेगी पैसा, एक साथ नहीं डालेगी DRR में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डालेगी। तो अगर मैं इसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाती हूँ तो एक इंस्टॉलमेंट बनती है 1,75,000 की। तो हर 3 इंस्टॉलमेंट डालनी है और एक इंस्टॉलमेंट 1,75,000 रुपये DRR अकाउंट में हमें डालने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट डाली मैंने 1,75,000 की, ये कंप्लीट टाइमलाइन में ये चीज। सेकेंड स्टेप आता है मार्च 2014। सो सेम 2014 मार्च 31 इसको भी फिर से हम एक इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट 1,75,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई। ओके, नाउ टाइमलाइन में आगे बढ़ते हम। अब आ गया मार्च 2015। 2015 में मार्च को फिर से हमने सरप्लस अकाउंट से लास्ट इंस्टॉलमेंट डाली और इस इंस्टॉलमेंट को डालने के बाद DRR में मेरा टोटल बैलेंस हो जाएगा 5,25,000 रुपीज, जो कि मुझे चाहिए था इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए। नाउ में हम यहाँ ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है अप्रैल इन्वेस्टमेंट का टाइम। अप्रैल 30 को 2015 में ही मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। सो एंट्री बनती है हमारी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट। ओके, सो 15% हमें फेस वैल्यू ऑफ उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू की 15% जिससे हम रिडीम कर रहे हैं। रिडीम हम टोटल को ही कर रहे हैं। सो टोटल का ही हम 15%
देंगे, ये हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट, सो 21 लाख, इसका 15% हो जाएगा 3,15,000। ओके, सो 3,15,000 हमने कर दिए इन्वेस्ट। अब इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह तो मिल ही रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको। सो अब हम आ जाएंगे जून में 2015, जब हमें रिडीम करना है 30 जून 2015 को हम इन्हें कर देंगे। सो रिडीम से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,15,000। पैसा मुझे रिसीव हो गया, इन्वेस्टमेंट थी बेच के। अब इसी जून 30 को हमने क्या किया, रिडीम कर दिया। सो रिडीम की एंट्री आपको पता है 7.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम था, प्रीमियम हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर टू बैंक, और लास्ट में DRR अकाउंट के बैलेंस को हम डाल देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। ओके, सो ये हो गया आपका सारा ट्रीटमेंट। और ये टाइमलाइन का ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप DRR में कौन सी डेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट उससे पहले हो रही है या उसके बाद में हो रही है, कौन सी डेट को हो रही है, और आप जब रिडीम कर रहे हो वो आप कौन सी डेट को रिडीम करने वाले हो। सो ये टाइमलाइन आप बना के फिर आप अपना क्वेश्चन करें तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा, क्योंकि कई बार डेट्स में ही कंफ्यूजन होती है। ओके, सो आज हम किया है फर्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि आपका लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो सिंकिंग फंड से रिलेटेड होगा। सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था, वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, थोड़ा सा अलग है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहेगा। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।